देखो पंडित जी, लड़का अच्छे घर से ही होना चाहिए और अमीर इतना होना चाहिए कि मेरी बेटी को कभी 1 रुपए की भी परेशानी ना हो। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, बेटी का सुख ही देखूंगा। पंडित जी बस मुझे यही तो चाहिए कि मेरी बेटी खुश रहे। शहर के सबसे जाने माने अमीर लोग हैं ये दोनों, उनके ही बेटों की फोटो है। आपकी दोनों बेटियां बहुत खुश रहेंगी। ये सुनते ही सुजाता मुंह बना लेती है। नहीं, एक घर से 2 रिश्ते नहीं, मेरी बेटी के लिए रिश्ता दिखाओ, सौतेली बेटी के लिए नहीं। बहन जी क्या सौतेला और क्या अपना, अरे अपनी बेटी का सुख देखो। पंडित की बात सुनकर सुजाता घर लौट आती है, जहां उसकी सौतेली बेटी उसके लिए चाय का प्याला लेकर आती है। माँ, चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लीजिए। सुजाता अंजलि के लाए हुए चाय के प्याले में हाथ मारकर उसे गिरा देती है। तुझे कितनी बार कहा है, मुझे माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, सुजाता इतना सुनते ही अंजलि के बाल जोरों से पकड़ लेती है। माँ माँ माँ, मुझे दर्द हो रहा है, माँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो माँ। कितनी बार कहा है मुझे ये माँ शब्द कहकर मत बुलाया कर। तेरी माँ मेरे पति की रखेल बनकर रही थी, उसने मेरे पति का प्यार मुझसे छीना था, लेकिन अब मैं वह अपनी बेटी के साथ होने नहीं दूंगी। तेरी वजह से मेरी बेटी को माँ बाप का प्यार कम मिले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है माँ। उसी वक्त विनोद घर आ जाता है। उसके आने की आवाज सुनते ही सुजाता अंजलि के बाल छोड़ देती है। जा, चली जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजलि अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। जैसे ही विनोद सुजाता के कमरे में आता है, वह सुजाता से कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी काम पर से क्यों बुला लिया? दरअसल बात यह है कि मैंने हमारी बेटियों के लिए रिश्ता देखा है। सुजाता दोनों लड़कों की फोटो विनोद को दिखाती है। ये दोनों इस शहर के सबसे रईस खानदान के बेटे हैं। अगर इनसे हमारी बेटियों की शादी हो जाएगी तो वो वहाँ पर बहुत खुश रहेंगी। एक सौतेली माँ होकर भी तुम अंजलि के बारे में भी इतना सोचती हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तुम बहुत अच्छी माँ हो। विनोद सुजाता के फैसले से खुश था, लेकिन सुजाता के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह निशा का रिश्ता उनके घर में बड़े बेटे से करती है और अपनी सौतेली बड़ी बेटी का रिश्ता अमीर घर के छोटे बेटे से करवा देती है और विवाह संपन्न हो जाता है विदाई के समय। माँ, मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रही हूँ, अब आगे आपके बिना कैसे रहूंगी? तो चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आया करूंगी। सुजाता निशा को ये सब कह रही थी कि तभी वहां अंजलि भी आकर सुजाता को गले से लगाने वाली होती है कि इतने में सुजाता उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। चलो चलो, बहुत देरी हो रही है, गाड़ी में बैठो। अंजलि फिर से मायूस हो जाती है और चुपचाप ससुराल के लिए विदा हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन निशा इतने अमीर परिवार में आने के बाद अपने शौक और अपने हनीमून की प्लानिंग करती है। मुझे तो अपने हनीमून पर मालदीव जाना है, वहां का वेदर बहुत अच्छा होता है और वहां हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले चलूंगा। खाने की टेबल पर विवेक और निशा अपने हनीमून की बात कर रहे होते हैं तो तभी सिद्धार्थ अंजलि से कहता है, अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लंदन या पेरिस चले हनीमून पर। ये कौन सी जगह है? मैंने तो पहले ऐसा कोई नाम ही नहीं सुना। अपनी भोली पत्नी का ये व्यवहार देखकर सिद्धार्थ हैरान रह जाता है। अंजलि को वाकई में दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी के चलते सिद्धार्थ उससे और भी ज्यादा प्यार करता है। दोनों अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। एक मालदीव जाती है तो एक लंदन में पेरिस घूमती है। अच्छी खासी उनकी जिंदगी चल रही थी। जब वह हनीमून से वापस आती हैं तो उनके आने के कुछ समय बाद ही उन दोनों को पता चलता है कि वह दोनों गर्भवती हो गई हैं। दोनों एक साथ अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। माँ जी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। अरे ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों को एक ही साथ बतानी है? कल्याणी के इतना कहते ही निशा और अंजलि दोनों एक साथ बोलती हैं। माँ जी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। ये सुनते ही कल्याणी बहुत खुश होती है, लेकिन इधर निशा अपने मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है? माँ ने सही कहा था कि अंजलि बहुत चालाक है, हर एक चीज बहुत सोच समझ कर करती है। सौतेली माँ के साथ साथ अब सौतेली बहन को भी धीरे धीरे अंजलि से नफरत होने लगती है। इधर कल्याणी दोनों का बराबर ख्याल रखना शुरू कर देती है। कल्याणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब रस्में रिवाजों के अनुसार कल्याणी को उसकी दोनों बहू को उनके मायके भेजना था। हमारे खानदान में बहू की पहली संतान उसके मायके में होती है। तुम दोनों को अपने मायके जाना होगा, चिंता मत करना।
तुम्हारे माता पिता को हम समय समय पर पैसे भिजवा देंगे जिससे तुम्हारी देखरेख में कोई कमी ना आए। इस तरह कल्याणी अपनी दोनों बहुओं को कार में बिठाकर उनके मायके भेज देती है। मायके आने के बाद सुजाता अपनी बेटी निशा की देखरेख तो अच्छे से करती है, लेकिन अंजलि की तरफ देखती भी नहीं। निशा बेटी, मैंने तेरे लिए दूध उबाल के रखा है, ये ले इसे पी ले और ये फल भी खा लेना। बस करो माँ, मुझसे और खाया नहीं जा रहा। आपने तो लाइन पर लाइन लगा दी खाने की। अरे बेटी, मैंने ही नहीं, तेरी सास ने भी बहुत कुछ भिजवाया है तेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अंजलि के लिए भी भिजवाया होगा। अरे उसे कौन पूछ रहा है, ये सब तेरा ही है, इन सब पर तेरा ही अधिकार है। यह सब सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए रसोई में काम करने चली जाती है। अंजलि बहुत उदास होती है। देखते ही देखते मौसम भी खराब होने लगता है, कभी बारिश तो कभी तेज धूप। ऐसे चलते चलते कुछ महीने बीत जाते हैं और अब अंजलि और निशा को उनका आखिरी महीना चल रहा था। सुबह से बारिश हो रही है, हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाना था। तेरे जैसी ही किसी काली की नजर लगी होगी तभी ये मौसम बिगड़ रहा है। ये सुनकर अंजलि को बुरा लगता है और फिर भी वह कुछ नहीं कहती। शाम तक देखते ही देखते मौसम इतना बिगड़ जाता है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। बारिश के चलते गांव की बांध टूट जाती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। सुजाता नाव में बैठ जाती है और अपनी बेटी निशा को भी बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वह पानी में गिर जाती है और बहने लगती है। तो वहीं अंजलि भी पानी में बहने लगती है। माँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ माँ, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, माँ मुझे बचा लो। अरे जा जा, तुझे कौन बचाने वाला है, अच्छा ही है हमारा पीछा छूट जाएगा। सुजाता ऐसा बोलकर अंजलि को पानी में ही छोड़ देती है और निशा को नाव में बिठा लेती है। वह अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे तैसे अंजलि लकड़ी का सहारा लेकर एक किनारे पर पहुंचती है। उसे उसी समय लेबर पेन शुरू हो जाता है। कुछ लोग उसकी मदद करके उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और यहाँ सुजाता भी अपनी बेटी निशा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ दोनों बहनों की हॉस्पिटल में डिलीवरी शुरू हो जाती है। कुछ घंटे बाद डॉक्टर दोनों की डिलीवरी करके बाहर आते हैं। माफ करना, आपकी बेटी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा पेट में ही मर गया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि आपकी बेटी की जान बच गई। ये सुनते ही सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन ये खुशखबरी की बात है, आपकी दूसरी बेटी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और दोनों ही स्वस्थ हैं। ये सुनकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी को दे दी है। यह सब मेरे कर्मों की सजा है जो मेरी बेटी के ऊपर भारी पड़ गई। काश मैंने अंजलि के साथ इतना बुरा बर्ताव न किया होता तो आज मेरी बेटी के साथ ऐसा ना होता। ये सब अंजलि सुन लेती है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर आती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मैं जानती हूँ आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, लेकिन इन बच्चों से कोई बैर मत कीजिए। अभी निशा बेहोश है, अगर उसे होश आ गया और उसे ये पता चला कि उसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है तो वह टूट जाएगी। ये बच्चा मैं उसके पास रख रही हूँ, एक मेरे पास रहेगा और एक मेरी बहन के पास। अंजलि के मुंह से ये सुनते ही सुजाता उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। कितना बड़ा दिल है तेरा और मैं कितनी निर्दयी जो बचपन से तेरे साथ आज तक अन्याय करती रही। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। नहीं माँ, मुझसे माफी मत मांगो। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इस तरह अंजलि अपनी सौतेली माँ से ये सब कहकर अपने ही एक बच्चे को अपनी ही सौतेली बहन के बराबर में सुला देती है। जिसके बाद जब निशा को होश आता है तो सुजाता उसे सब कुछ सच बता देती है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी अंजलि से माफी मांगती है। अब दोनों बहनें अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।